हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। लास्ट टाइम हमने प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन देख लिया था, थ्योरी ऑफ जस्टिस देख लिया था, थ्योरी ऑफ एजुकेशन देख लिया था, उनकी थ्योरी ऑफ आइडिया देख लिया था। 3 थ्योरीज उनकी देख ली थी, उनका इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे उनकी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, यानी प्लेटो का साम्यवाद। तो प्लेटो साम्यवाद के बारे में क्या कहते हैं? साम्यवाद हमने इंटरनेशनल रिलेशन में कवर किया था कि साम्यवाद का मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं वो सरकार के हाथों में होंगे, राज्य के हाथों में होंगे, निजी हाथों में उनका स्वामित्व नहीं होगा। तो आज का जो आधुनिक साम्यवाद है ये कहता है कि अगर सरकार के हाथों में उत्पादन के साधन होंगे तो जो आर्थिक विषमताएं हैं वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी, क्योंकि सरकार उनका स्वामित्व अपने पास रखेगी और उनका वितरण अपने अकॉर्डिंग करेगी, लोगों के वेलफेयर के अकॉर्डिंग करेगी। जबकि पूंजीवाद में हमने देखा था कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी हाथों में होता है, लोग उसको अपने निजी प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। उसमें उत्पादन के साधनों का वितरण टैलेंट के बल पर होता है। जिसके पास ज़्यादा टैलेंट है, ज़्यादा कैपेबल है, वो ज़्यादा अच्छा कमा लेगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को रख सकता है, मनचाहा उसका यूज़ कर सकता है। तो उसमें गरीब और अमीर का भेद था। जो बुजुर्गा क्लास थी और जो वर्कर्स क्लास थी, हमने उसमें देखा था, तो उसका जो बीच का डिवाइड था, इकोनॉमिक डिवाइड, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए फिर लोगों ने इसकी अल्टरनेट विचारधारा साम्यवाद रखी थी कि निजी हाथों से छीन कर जो सारी भी प्रॉपर्टी है, जो उत्पादन के साधन हैं, वो सब राज्य के हाथों में दिए जाने चाहिए, ताकि सरकार उसका वितरण गरीबों को ध्यान में रखते हुए करे, उसका ये समानता को बढ़ावा देगा, ऐसा वितरण। तो आजकल का जो साम्यवाद है वो आर्थिक पक्ष पर बल देता है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए साम्यवाद ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद, उन्होंने साम्यवाद की बात क्यों कही। तो हमने उनकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन में देखा था कि न्याय की प्राप्ति के लिए, मैंने वहाँ बताया था कि न्याय की प्राप्ति के लिए प्लेटो 2 सिद्धांत देता है कि एक राज्य में न्याय कब, उनके अकॉर्डिंग न्याय का मतलब क्या था कि लोग अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरों के कर्तव्य में हस्तक्षेप ना करें। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, ये 3 वर्ग होंगे और ये अपना अपना कार्य करेंगे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये शासक, सैनिक, उत्पादक वर्ग हमें मिलेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से व्यक्ति में कौन सा गुण प्रधान है, किस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है ताकि वो शासन कार्य कर सके, किस व्यक्ति में जोश या साहस की प्रधानता है कि वो सैनिक कार्य कर सके, किस व्यक्ति में तृष्णा की प्रधानता है कि वो उत्पादक कार्य कर सके। तो हमने देखा था कि हमें गुणों का पता राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली से पता चलेगा। ठीक है, हमने उसमें देखा था। तो न्याय, एक राज्य में न्याय स्थिर रहने के लिए उन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे। एक तो शिक्षा प्रणाली, जिससे हमें हमारे तीनों वर्ग मिल जाएंगे और वो लोग अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। और दूसरा उनका सिद्धांत था साम्यवादी शिक्षा व्यवस्था। तो न्याय की प्राप्ति के लिए 2 सिद्धांत थे, तो शिक्षा और एक साम्यवादी व्यवस्था। ठीक है, अब शिक्षा क्या था? शिक्षा अभिभावक वर्ग, अभिभावक वर्ग का मतलब यहाँ पर 2 वर्ग हैं, सैनिक व शासक वर्ग। सैनिक और शासक वर्गों को उन्होंने अभिभावक वर्ग का नाम दिया है। तो शिक्षा उनको कर्तव्य पालन के लिए तैयार करती है और राज्य की एकता और सुदृढ़ता बनाए रखती है। लेकिन प्लेटो को आशंका थी कि जो शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार उत्पन्न किए हैं, जो अभिभावक वर्ग में अच्छे कर्तव्य पालन की भावनाएं उत्पन्न की हैं, वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकती हैं। अब व्यक्ति क्या होता है, संपत्ति और परिवार के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगता है, जिससे वह अपने सामाजिक जीवन के कर्तव्यों की अवहेलना कर सकता है। कि संपत्ति और परिवार 2 ऐसी चीज़ हैं जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख कर सकती हैं, क्योंकि प्लेटो को करप्शन का डर था। उन्होंने एथेंस में देखा था करप्शन बढ़ गया था, और करप्शन का मतलब उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति जो पब्लिक ऑफिस है, जो कुछ उसको पद दिया है सरकार ने, राज्य ने, उसका उपयोग अपने निजी स्वार्थ, अपने फैमिली के लिए और पैसे कमाने के लिए करने लग जाता है। यही करप्शन है, और करप्शन ही उन्होंने कहा था एथेंस के डाउनफॉल का कारण था। इसीलिए एथेंस का
डिग्रेडेशन हो रहा था। उससे पहले एथेंस भी बहुत अच्छा राज्य था। तो इन्होंने कहा कि ये दो चीज़ें हैं, संपत्ति और परिवार, इसके आकर्षण में फंसकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने लगता है। तो उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ग जो है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इसके मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर करना ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया जो कि है साम्यवाद। उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ग दो प्रकार के साम्यवाद को अपनाएगा, एक संपत्ति विषयक साम्यवाद और एक परिवार विषयक साम्यवाद। तो इन्होंने दो प्रकार के साम्यवाद के तत्व बताए हैं अभिभावक वर्ग के लिए। अब इनका देख लेते हैं कि प्लेटो ने जो अपने साम्यवाद की व्यवस्था है वो केवल दो वर्गों, शासक व सैनिक वर्ग, जिन्हें वह संरक्षक वर्ग के नाम से पुकारता है, उनके लिए की है। तृतीय वर्ग था, जो थर्ड वर्ग था, जो समाज का सबसे बड़ा भाग था, कौन सा? उत्पादक वर्ग, उनके लिए उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस नहीं की। उन्होंने कहा कि वो साम्यवादी व्यवस्था को अपना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गुण जो प्रधान है उनमें वो तृष्णा है। तृष्णा उनको कभी भी संपत्ति से दूर नहीं होने देगी, क्योंकि वो हमेशा अपनी भूख के बारे में सोचेंगे, अपने पेट के बारे में सोचेंगे। तो वो ना संपत्ति से दूर हो सकते हैं, ना परिवार से दूर हो सकते हैं। और उन्होंने कहा कि उत्पादक वर्ग को साम्यवाद अपनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शासन कार्य में शामिल नहीं है। उनका काम सिर्फ देश के लिए, राज्य के लिए उत्पादन करना है। तो शासन कार्य में जो शामिल है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पथ से ना भटके, अपना जो कर्तव्य पालन है पूरी ईमानदारी से करे। इसलिए उन्होंने सिर्फ संरक्षक वर्ग यानी सैनिक और शासक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था की है। तो उनका पहला देख लेते हैं, संपत्ति विषयक साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद के लिए उन्होंने क्या कहा कि शासक और सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति का निषेध होगा। संपत्ति एक ऐसा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने दायित्व व कर्तव्य से विचलित कर सकती है। शासकों का व्यक्तिगत संपत्ति से स्वामित्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यदि शासक चाहे भी तो भी उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और शासक वर्ग में किसी चीज़ की इच्छा ही ना उत्पन्न हो पाए जिससे कि शासक भ्रष्ट होने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अगर उनके पास संपत्ति नहीं होगी तो उनकी जो इच्छाएं हैं वो सिर्फ अपने समाज को कुछ देने की रहेंगी, समाज से कुछ लेने की नहीं होंगी। वो अपना कर्तव्य पालन से विमुख नहीं होंगे, उनमें कोई इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। अब शासन, उन्होंने क्यों कहा ऐसा कि जो शासन कार्य है वो किससे संपन्न होगा? साहस व बुद्धि से संपन्न होगा। पर यदि शासक वर्ग संपत्ति ग्रहण करने लग जाएगा तो राजनीतिक पद गुण के आधार पर नहीं, संपत्ति के आधार पर निर्धारित होने लग जाएंगे। ये आजकल भी हम देखते हैं, बहुत बार करप्शन के मामले आते हैं, या आता है कि उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए इसलिए उनको ऐसा पद दे दिया गया, जो ज़्यादा पैसे चुनाव में लगाता है वो जीत जाता है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते उन्होंने उस टाइम में भी बहुत अच्छी ये बात कही कि संपत्ति से शासक वर्ग को दूर रखा जाना चाहिए ताकि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। अब प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की क्या विशेषताएं थी? पहला मैंने बताया था कि सभी नागरिकों के लिए नहीं है, सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य क्या था? राजनीतिक उद्देश्य था। उन्होंने जो साम्यवाद दिया था उसका उद्देश्य राजनीतिक था, आर्थिक नहीं था। उनको आर्थिक विषमताएं दूर नहीं करनी थी यहाँ पर कि भाई गरीब और अमीर के बीच का भेद मिटाया जाए। उनको राजनीतिक उनका एम था साम्यवाद को यूज़ करने का, कि भाई शासन कार्य को दोष से मुक्त रखने के लिए साम्यवाद ज़रूरी है। और तो इसलिए प्लेटो का जो साम्यवाद है वो भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। उनको त्याग करना पड़ेगा समाज के हित में। तो प्लेटो राजनीतिक और आर्थिक शक्ति को अलग अलग रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जिन लोगों के हाथों में राजनीतिक शक्ति है उनका कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए, उनका सिर्फ राजनीतिक हित ही होना चाहिए। वो लोगों की सेवा ही करें। उनका अगर निजी आर्थिक हित होने लग गया तो फिर वो राजनीतिक कार्यों को दोषपूर्ण कर देंगे। सेबाइन के शब्दों में, सरकार के ऊपर धन के दूषित प्रभाव का प्लेटो को इतना दृढ़ विश्वास था कि उसे दूर करने के लिए उसे स्वयं संपत्ति का ही विनाश करना पड़ा। जहाँ तक शासकों और सैनिकों का संबंध है, शासन व रक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों को धन व आर्थिक गतिविधि से दूर रहना चाहिए ताकि वे निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। तो इनके संपत्ति विषय साम्यवाद का अर्थ यही था कि शासक और सैनिक वर्ग अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें, उनके निजी आर्थिक हित ना पैदा हों, उनकी कोई इच्छाएं ना पैदा हों, इसलिए उनको संपत्ति का विनाश ही करना पड़ा। अब अरस्तु ने इनके संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना की है। उन्होंने क्या कहा? भाई अरस्तु ने कहा
अरस्तु ने उनकी आलोचना की कि जो आपने जो तरीका बताया है बहुत इम्प्रैक्टिकल है, सदियों से निजी संपत्ति चली आ रही है, तो इसको डिमोलिश करना, ख़त्म करना बहुत आप ये बेस्ट आप आइडिया बता रहे होगे, लेकिन ये बेस्ट इम्प्रैक्टिकल आइडिया बता रहे हो जो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो अरस्तु ने कहा कि जो निजी संपत्ति होती है वो व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि लोग अपनी दयालुता, उदारता, परमार्थ भाव को प्रकट करने के लिए निजी संपत्ति का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास निजी संपत्ति है तो आप दान करेंगे, आप अपनी दयालुता दिखाएंगे, उदारता दिखाएंगे, तो आपके पास निजी संपत्ति होगी तो आप ऐसे कार्य कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि संपत्ति के गुणों की अवहेलना करना या संपत्ति व्यक्ति में पुरुषार्थ की भावना का विकास करती है। ठीक है, वह एक प्रेरणा शक्ति और व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है, क्योंकि सदियों से चली आ रही है तो व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकता है, तो उसमें पुरुषार्थ की भावना का विकास होता है। क्योंकि अगर उनको ये लगता है कि हमें इस कार्य को करने से हमें कुछ धन मिलेगा तो उस कार्य को बड़े चाव से करते हैं लोग। उत्पादक वर्ग पर अरस्तु ने कहा कि भैया आपने ये जो संपत्ति वाला साम्यवाद है ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया है, जो कि राज्य के समस्त जनसंख्या का एक बड़ा भाग है। जो सबसे बड़ा भाग है जनसंख्या का, उस पर आपने संपत्ति वाला लागू ही नहीं किया है, एक छोटे से भाग पर लागू कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि समाज है वो दो वर्गों में विभाजित महसूस करेगा। भी एक तो समाज का बड़ा भाग जो संपत्ति रख सकता है और एक छोटा भाग जो जिसके पास संपत्ति अलाउड नहीं है। तो ऐसे समाज में हार्मनी कैसे रहेगी, विभेद होने के चांसेस आपने बना दिए हैं। तो आपने एक तरह से समाज को दो भागों में विभक्त कर दिया है। एक उन्होंने कहा कि जो आपने जो ये दिया है साम्यवाद, ये सामान्य जीवन के अनुभव के विपरीत है। इससे लोगों में उदासीनता, अकुशलता जैसे भाव आएंगे, क्योंकि एक शासक को ये लगेगा कि मैं कुछ भी कर लूँ, ना मेरे पास कभी कोई प्रॉपर्टी होगी, ना मेरे पास परिवार होगा, तो इसमें क्या होगा कि उदासीनता आ जाएगी। कुछ टाइम बाद में उनको ये चीज़ बोरिंग लगने लगी है कार्य, तो उनके पास कुछ मनोबल नहीं रहेगा। संपत्ति है, परिवार है, ये व्यक्ति को मनोबल प्रदान करते हैं कुछ लाइफ में अच्छा करने को। तो उन्होंने कहा कि तो अरस्तु का क्रक्स क्या था कि जो आपने संपत्ति विषय साम्यवाद दिया है ये इम्प्रैक्टिकल है, सदियों से चली आ रही है, मानव स्वभाव के अनुकूल है निजी संपत्ति रखना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं उनका जो सेकंड तत्व था परिवार का साम्यवाद। तो ये भी उन्होंने सिर्फ संरक्षक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिया है। अब उन्होंने कहा कि अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति के निषेध के साथ साथ उन्हें निजी परिवार से भी वंचित रहना होगा। शासक वर्ग कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर सके, इसके लिए उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार का मोह भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि प्लेटो का मानना था कि परिवार का मोह है वो संपत्ति के मोह से भी ज़्यादा प्रबल है। अब व्यक्ति संपत्ति का अर्जन क्यों करता है? अगर वो अकेला है, उसका परिवार नहीं है, तो उसको संपत्ति का इतना मोह नहीं होगा। जबकि उसका अगर परिवार होगा, उसके बेटा बेटी होंगे, तो क्या करेगा? उनके लिए संपत्ति का अर्जन करने लग जाएगा कि भाई मेरे मरने के बाद इनके पास प्रॉपर्टी हो जाए, इनके लिए मैं प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लूँ, मेरे परिवार के लिए कर लूँ। तो परिवार क्या है? परिवार व्यक्ति को ज़्यादा मजबूर करता है संपत्ति का अर्जन करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि परिवार है वो ज़्यादा व्यक्ति के लिए खराब है बजाय संपत्ति के, क्योंकि व्यक्ति संपत्ति का अर्जन अपने परिवार के लिए करता है। तो इसका स्वरूप क्या बताया उन्होंने कि इस परिवार विषय साम्यवाद का स्वरूप क्या होगा? अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष जो भी हैं उनका कोई अपना निजी परिवार नहीं होगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी, इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे और न ही संतान अपने माता पिता को। इन्होंने कहा कि किसी की कोई एक पत्नी नहीं होगी। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होगा उसको श्रेष्ठ औरत से मिलाया जाएगा। फिर उनकी जो संतानें पैदा होंगी वो राज्य की देखरेख में पलेंगी। कुछ टाइम बाद में उनसे उनको छीन लिया जाएगा और सारे बच्चे हैं वो राज्य की देखरेख में ही पलेंगे। कोई नहीं जान सकेगा कि मेरी संतान कौन है और ना संतान ही जान सकेगी कि मेरे माता पिता कौन है। यानी अगर आपको संतान श्रेष्ठ संतति पैदा करनी है तो श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ औरत को आपस में मिलाकर आप वो पैदा कर सकते हो, लेकिन आप उनको अलाउ नहीं कर सकते साथ रहने के लिए, परिवार बनाने के लिए। तो स्त्रियां हैं वो समान रूप से सबकी पत्नियां होंगी और उनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। और जो बच्चे हैं वो राज्य की देख रेख में पलेंगे, उनका अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब इस योजना के पक्ष में प्लेटो ने अपने कुछ तर्क दिए।
इन्होंने कहा कि मैंने ये योजना इसलिए दी है ताकि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रख सकूं, और इससे क्या होगा, राज्य में एकता स्थापित होगी, और इससे स्त्रियां भी अपने परिवार का जो जकड़ जाती हैं पारिवारिक कार्यों में, उससे वो मुक्त हो सकेंगी और उनको पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे शासन कार्य में भाग लेने के लिए, सैनिक कार्यों में भाग लेने के लिए। तो पुरुषों से उनकी बराबरी इससे पैदा होगी, और इससे क्या होगा, श्रेष्ठ संतान की प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने बताया था श्रेष्ठ स्त्री व श्रेष्ठ पुरुष को आपस में मिलाया जाएगा तो उनसे पैदा होने वाली संतानें भी अच्छी होंगी। तो इससे हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, तो राज्य के वो अनुकूल होगी, और स्त्रियां हैं वो पुरुषों की बराबरी कर सकेंगी, परिवार के जो कार्यों में जकड़ कर नहीं रहेंगी। तो ये उन्होंने अपने पक्ष, परिवार के जो साम्यवाद है उसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिए। ठीक है, तो परिवार का साम्यवाद का मतलब क्या है कि अपना कोई निजी परिवार नहीं होगा, वो मतलब डेरों में रहेंगे, सब साथ मिलकर रहेंगे, उनके सामूहिक भोजनालय होंगे शासक और सैनिक वर्ग के, वो अपना एक जगह खाएंगे नहीं, उतना ही सामान रखेंगे जितना उनको ज़रूरी है। बाकी सार्वजनिक भोजनालय में उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। वो डेरों में एक जैसे रहते हैं ना, सिपाही रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, वैसे वो वहीं रहेंगे, उनका कोई निजी घर नहीं होगा, ना उनका परिवार होगा, ना उनकी संपत्ति होगी। तो अरस्तु ने उनके इस साम्यवाद की भी आलोचना की। तो अरस्तु ने कहा कि समूचे राज्य को एक परिवार नहीं माना जा सकता, और जो प्लेटो ने जो आइडिया दिया है कि सबके समान रूप से पत्नियां होंगी, सबकी समान रूप से संतानें होंगी, तो इसमें उन्होंने जो पति पत्नी के पवित्र संबंध होते हैं उनका ध्यान नहीं रखा, उनकी पवित्रता को ख़त्म कर दिया यहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो राज्य के अंडर पलेंगे, राज्य उनका ध्यान रखेगा, लेकिन जो वस्तु सबकी होती है उसकी परवाह कोई नहीं करता। यानी कि अब एक की जिम्मेदारी, अगर अपन किसी एक इंसान को जिम्मेदारी देते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि जिम्मेदारी हम दे किसको रहे हैं। सबकी जिम्मेदारी है, सारे बच्चे सबकी जिम्मेदारी है, तो सबकी जिम्मेदारी किसी एक की जिम्मेदारी नहीं रह जाती। सोचता दूसरा कर लेगा, दूसरा सोचता ये कर लेगा, तो ऐसे करके इन्होंने जो जिम्मेदारी की भावना है उसका भी अंत किया है। और जो इनकी व्यवस्था है कि श्रेष्ठ स्त्री श्रेष्ठ पुरुष को मिलाएंगे, किसी को पता नहीं होगा कौन किसकी पत्नी है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका पिता है, तो इससे इन्होंने क्या किया, चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था भी इससे कर दी है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इससे एक दोष ये होगा कि भाई अभिभावक वर्ग है वो पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहेगा, कि जो व्यवहारिक अनुभव होता है कि परिवार रखने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या उनको उदासीनता आ जाएगी उनके जीवन में, बात यह है। फिर अब इन्होंने कहा कि जैसे पशु जगत के जो नियम होते हैं संतान पैदा करने के, तो वो अगर इंसानों पे लागू कर दिए जाएं तो ये सही नहीं है। इस व्यवस्था में एकता की बजाय स्त्रियों के लिए कलह व विवाद ही बढ़ेगा, क्योंकि नहीं पता होगा कौन किसकी पत्नी है। तो इसमें इस जो ये व्यवस्था प्लेटो ने दी है, इसमें व्यक्ति को केवल एक साधन बनाकर छोड़ दिया है राज्य के लिए, यानी इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि अगर जो शासक वर्ग है ना वो संपत्ति के बारे में जानता है, ना वो परिवार के बारे में, तो जो तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है उत्पादक वर्ग, तो उसके पास संपत्ति भी है और परिवार, तो शासक वर्ग उसकी समस्याओं को कैसे समझेगा। ना उसके पास अपना परिवार है ना संपत्ति, तो उनकी जो समस्याएं पैदा होगी उसका वो कैसे निराकरण करेंगे, कैसे उन समस्याओं को समझ पाएंगे। तो इससे समाज क्या होगा कि दो वर्गों में डिवाइड हो जाएगा, जो अव्यवहारिक होगा, हार्मनी की बजाय डिसहार्मनी समाज में पैदा हो जाएगी, और जो व्यवहारिक हैं ये सब चीज़ें उनको प्लेटो ने नकार कर पशु जगत जैसे नियम यहाँ पर लागू कर दिए हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए जिस साम्यवादी व्यवस्था की कल्पना की है वह सैद्धांतिक दृष्टि से अच्छी क्यों ना हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वास्तविकता में खरा नहीं उतर सकती। पारिवारिक विषय साम्यवाद की अव्यवहारिकता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक व्यवहार में इसे कहीं भी अपनाया नहीं जा सका है। हाँ, संपत्ति विषयक साम्यवाद अपनाने की कोशिश की गई है, कार्ल मार्क्स ने बताया था, इसे रशिया में अपनाने की कोशिश की गई, फिर चाइना में अपनाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में एक तरह से ये इतना सफल नहीं हुआ ये भी। और जबकि परिवार विषयक साम्यवाद तो किसी ने सोचा भी नहीं अभी तक अपनाने का, तो इससे पता चलता है कि ये कितना अव्यवहारिक था। लेकिन अगर क्रक्स देखा जाए तो प्लेटो ने उस टाइम में काफ़ी अच्छा सोचा था कि संपत्ति है वो व्यक्ति को करप्ट कर देती है, और करप्ट व्यक्ति शासन कार्य अच्छे से नहीं चला सकता। तो इनके पीछे जो उनका सोच थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये था प्लेटो विषयक साम्यवाद।